नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हालात बाजार में। आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर, वर्तमान कोरोना की स्थिति को लेकर। आज हमारे साथ में इस खास कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ में एसीपी चौहान साहब है, हमारे साथ में अधिवक्ता अरुण जी लावटी है, हमारे साथ में राजेश जी मैसूरी है, हमारे साथ में दर्शना जी जानी है, हमारे साथ में कपड़ा कारोबारी दिनेश जी कटारिया है। हम इनसे जानेंगे वर्तमान के कोरोना के जो हालात बनते जा रहे हैं, इसको लेकर व्यापारियों को, लोगों को कैसे सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे इस कोरोना की लड़ाई से लड़ना चाहिए। पहले तो आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एसीपी साहब, क्या कहेंगे वर्तमान की जो कोरोना की स्थिति है उसको लेकर आपकी क्या राय है जी? अभी तो पूरे भारतवर्ष में कोरोना की बहुत गंभीर स्थिति है और उसमें भी जो औद्योगिक नगर हैं, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में अहमदाबाद हुआ, सूरत हुआ, राजकोट हुआ, यहाँ पे जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो बहुत गंभीर स्थिति है। जी, साथ में तो 2020 में और अब जब 2021 के अंदर पहले का जो कोरोना का जो केस जिस प्रकार बढ़ रहे थे और अब जो बढ़ रहे हैं उसमें और अब में क्या अंतर है? देखिए, ऐसा है कि जब 2019 में लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी परिवार जो है अपने अपने घर में सुरक्षित थे। इस बार उस प्रकार से लॉकडाउन लगाने का मौका अभी तक नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है उसमें ये देखने में आया है कि पहले 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के अंदर ज़्यादा संक्रमण होता था। इस बार जो स्ट्रेन आया है उसमें ये देखा जा रहा है कि भाई बच्चे और जो जवान 45 के अंदर के हैं उनमें ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, तो बहुत गंभीर स्थिति है। वैसे जी, राजेश जी, जो अभी वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि पिछली बार वैक्सीन थी नहीं, खाली मास्क के साथ में कोरोना की जंग जीती जा रही थी। अब जब वैक्सीन है तो क्या ये वैक्सीन सुरक्षित है? देखिए, भारत में मेक इन इंडिया 2 वैक्सीन बनी है। कोविशील्ड जो पुणे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से है, दूसरा कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाई है। तो हमें अपने साइंटिस्ट पे गर्व करना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके ये वैक्सीन बनी। लगभग कितने देशों में अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रही है। अब आप समझिए 9 करोड़ लोगों ने अभी तक वैक्सीन ली लगभग, उसमें 2-4 केस यदि ऐसे हो जाते हैं कि भाई वैक्सीन के बाद उसकी डेथ हो गई तो उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। तो 100% वैक्सीन सुरक्षित है। और देखिए, वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन में ये बेनिफिट है कि आप सिक्योर, फिर आपकी एंटीबॉडी बढ़ेगी। अब सामने बीमारी कितनी लगती है उस पर भी डिपेंड करता है बहुत बार। जी, दिनेश जी, एक बात आपसे है कि अब जो व्यापारी और सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, दिनों दिन पॉजिटिव केस है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन क्यों लिया, ऐसा? वैक्सीन लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% सुरक्षित हुए। उसके भी पालन है, उसके गाइडलाइंस है। 14 दिन का और 28 दिन का, जैसा ये कोरोना का साइकिल है, वैसे कि वैसा वैक्सीन की इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए भी एक समय चाहिए शरीर के अंदर। आज जब वैक्सीन को डेवलप करने को जब वैक्सीन लिया जाता है तो उस पीरियड के अंदर मिनिमम से मिनिमम आपको 3 महीने का समय उस बॉडी के अंदर पूरा उसको सेकेंड डोज के बाद में तैयार करने में और आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में लगता है। इसीलिए ये कहना गलत है कि भाई वैक्सीन का यूज नहीं हो रहा है। वैक्सीन रहते आपको कोरोना हो सकता है, पर उसकी जो स्ट्रेंथ है आपके बॉडी में डबल डेवलप होने की वजह से वो स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी और जो मेन आपके लंग्स है, किडनीज है, जो मेन फंक्शंस है, लीवर्स है, ये डैमेज नहीं होंगे और ये कोरोना आपके गले तक ही वो जल्द से जल्द रिपेयर हो जाएगा। दर्शना जो लोग, जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में भी संक्रमित हो रहे हैं, लोग भी बहुत बड़े लेवल पे संक्रमित हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। अब वर्तमान की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे जी? क्या वर्तमान की स्थिति है, हॉस्पिटल में स्टाफ भी बिजी है, डॉक्टर्स भी बिजी है। हम कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करें, हो सके उतने घरेलू उपाय करें और घर पर ही सुरक्षित रहें। अगर छोटे से हमारे सिम्टम्स दिखाई दे तो वो घरेलू उपाय से ही हम मेडिसिन लेके घर पे ही स्वस्थ हो जाए, और कुछ ज़्यादा इमरजेंसी आई तभी हम हॉस्पिटल में जाए और एडमिट होने का सोचे, बिकॉज आप घर पर ही सुरक्षित है और घर पर ही स्वच्छ हो सकते हो। तो डॉक्टर घर पे आए या आप बेड भी घर पे करके क्वारंटाइन होकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो होम क्वारंटाइन वो बेस्ट है, इमरजेंसी आप हॉस्पिटल में जाए। जी, अरुण जी, मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ, कोर्ट कचहरी का जो लोगों का काम अटका हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
क्योंकि बहुत रेगुलर केसेज रहते हैं, लोगों की डेथ जो है वो आगे पीछे हो रही है। कोर्ट ने अभी कह दिया कि भाई अब हम जो है एक पाली में या कुछ करने वाले हैं, तो कैसे अब लोग अपना काम निसंदेह कोर्ट के काम पहले भी थोड़े डिले चल रहे थे, मगर कोरोना जैसी ऐसी गंभीर बीमारी आने की वजह से कोर्ट के काम में अभी विलंब आ रहा है और सिर्फ जरूरी केसों का ही सुनवाई हो रही है। उसका कारण यही है कि कोर्ट भी देख रही है कि किस तरह कोरोना को रोका जाए, और जहां कोर्ट में आज इतनी भीड़ रहती है उसको नियंत्रण करने के लिए एक जरूरी स्टेप भी है कि हाई कोर्ट ने भी अभी डिसीजन दिया है 3-4 दिन बंद भी रखी। उसका कारण यही है कि फिर सिर्फ जरूरी केसों को चलाया जाए, और निसंदेह जब कोरोना ये खत्म हो जाएगा उसके बाद सरकार कुछ इस पर महत्वपूर्ण कदम उठाएगी और पुराने केसेस को एक समय मर्यादा के अंदर पूर्ण करने की कोशिश करेगी। जी दिनेश जी, आपसे एक सवाल कि वर्तमान की जो स्थिति है उसमें व्यापारी अपना व्यापार कैसे करें, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए, व्यापार और जीवन एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ये तभी चलेंगे जब दोनों सही होंगे। आज के स्थिति के अंदर अगर बीमारी हम पे हावी है तो उसको व्यापार के साथ जोड़कर या व्यापार को तोड़कर नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो आज सूरत इस सेंटर के अंदर अपने पास में ग्रे डिपार्टमेंट अलग है, मिल डिपार्टमेंट अलग है और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट अलग है, पूरे सेक्टर अलग अलग है। जिस भी सेक्टर से जो भी व्यक्ति आता है वहां की लोगों की जवाबदारी बनती है कि हम उनको जब मार्केट भेजते हैं तो उनको रैपिड टेस्ट करके भेजे, ताकि जो सेंटर पॉइंट पे आता है, मिल वाला जो आता है उनकी एरिया से, सचिन पांडेसरा एरिया से, वहां से उनकी रैपिड टेस्ट होके वो मिल मार्केट में आए, ताकि जो एक मुट्ठी भर नहीं कह सकते, एक बंच ऑफ फ्लावर जो व्यापारियों का यहाँ पे है उसके सामने एक बड़ा पेड़ आ जाता है। क्योंकि यहाँ अगर लाख लोग बैठते हैं तो 4 लाख लोग बाहर के आते हैं, तो वो 4 लाख लोग जो यहाँ मार्केट के अंदर आते हैं वो आते वक्त अपने अपने सेक्टर से अगर रैपिड टेस्ट का एक प्रावधान सरकार ने किया हुआ है और अगर वो संभाला जाए, पाला जाए, और बाहर गांव से आने वाला व्यापारी, हर एक व्यापारी RT-PCR टेस्ट करके सूरत शहर में आवे, तो ये बात पक्की है कि यहाँ के व्यापार को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और यहाँ का व्यापारी उतना अलर्ट है और वो अपनी तरीके से उस चीज को बराबर मेंटेन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये बराबर अपनी अपनी जिम्मेदारी हर एक अपना एसोसिएशन पाल लेगा तो ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसपी साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता था कि अभी जो कोरोना के जो लक्षण हैं वो किस प्रकार के हैं जो अभी प्रेजेंट में ज्यादा दिखे? क्यों अभी जो प्रेजेंट में जो कोरोना के लक्षण किस प्रकार के हैं? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है मेरे को कोरोना है, और यदि वो टेस्ट कराए तो उसको कोरोना है। देखिए, वैसे कोरोना के जो लक्षण हैं वो पिछले जो सालों के अंदर न्यूमोनिया के, इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण होते थे उसी से मिलते जुलते हैं। आपने 2 नंबर का सवाल नहीं पूछा, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये प्रकोप मार्च में ही क्यों बढ़ता है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये संक्रमण की शुरुआत बारिश की सीज़न के बाद हो जाती है। वजह यह है कि बारिश की सीज़न में औद्योगिक नगरों के अंदर प्रदूषण इतनी मात्रा में सिर्फ हवा में नहीं होता है, पर रोड के आपके आसपास चारों तरफ इन्फेक्शन का खतरा रहता है। सारी गटरें उभरा रही होती हैं, बारिश का पानी में सारी गंदगी बह रही होती है, उसमें गाड़ियाँ घूम रही होती हैं, ये रोड पे चलती हैं और सारी गंदगी को पूरे सिटी के सारे रोडों पे फैलाती हैं। जब सर्दी की सीज़न आती है तो वही सारी गंदगी, वही सारा इन्फेक्शन पाउडर होके और हमारे आसपास हवामान में उड़ रहा होता है, जो हम सांस में लेते हैं। अब संक्रमण की शुरुआत तो हो जाती है वही ठंडी के सीज़न से, तो उसका सामना करने में हमारी जो इम्यूनिटी जमा है वो खर्चा होना शुरू हो जाती है ठंडी की सीज़न से ही। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब मार्च महीना आते आते है ना, हमारी इम्यूनिटी जो है उस पर काफ़ी है ना प्रभाव पड़ चुका होता है वो इन्फेक्शन का। जो इन्फेक्शन आपके नाक के, गले के हो सकते हैं, जिसको आप ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस वगैरह नाम से जानते हैं। अब मार्च जब आता है तो एक वापदा जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, वो आपदा है परागरज की, जिसे पोलेन भी कहा जाता है। ये चौमासा के दरमियान ठंडी में जो वनस्पतियाँ उगती हैं उनका अल्पायु वनस्पति होती हैं, वो सारी मारी जाती हैं और वह उसके साथ मरती हैं तो अपनी परागरज छोड़ती हैं वो, और वो बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक होती है जो हमारी सांस में जाएगी तो वो पूरे ये ब्रोंकाइटिस के और न्यूमोनिया के लक्षण पैदा करती हैं, जो बराबर कोरोना में जो लक्षण होते हैं वही लक्षण उसमें भी होते हैं।
जब हमने देखा कि पहले जो कोरोना जो फर्स्ट बार जब कोरोना का कहर जब हाँ देश में बना, हाँ। उस टाइम के लक्षण और अब जो लक्षण है दोनों में फर्क। हाँ, ऐसा फर्क हो सकता है। उसकी वजह है कि जिस तरह हमारे शरीर और आबो हवा की बनावट जो है हर देश की अलग अलग होती है, तो बाहर से जो परदेसी लोग आते हैं, पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, तो वो जो बाहर से लोग परदेसी यहाँ आ रहे हैं प्रवासी, वो अपने शरीर के अंदर एक अलग प्रकार का स्ट्रेन लेके आते हैं। लेकिन वो इन्फेक्शन युक्त तो होता ही है, वो हमको इन्फेक्शन है न होके और हमको लागू हो सकता है। इसी वजह से उसके लक्षण थोड़े बदल सकते हैं कि जैसे पहले में सूखी खांसी आना, बुखार आना, ये सारे लक्षण थे, तो अभी आपकी आँख है न लाल हो जाना, है ना, और आपका साइनसाइटिस के लक्षण दिखाई देना, आपकी क्या बोलते हैं जोड़ों में दर्द आ जाना, ये सारे लक्षण ये भी अभी नए स्ट्रेन में अलग अलग स्ट्रेन में दिखाई दे रहे हैं। जी अरुण भाई, मैं आपसे सवाल कि वर्तमान का जो कोरोना की गाइडलाइन है बहुत सख्त है, उसका पालन लोग कैसे करें, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? जी, देखो, लोगों को पालन के लिए सही समाचार के माध्यम से सही समाचार उनके तक पहुंचे। सरकार की गाइडलाइन शुरू से स्पष्ट है कि मास्क जरूर पहने और जरूरत हो उतना ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। अगर ये कोरोना की एक ऐसी चीज है जिसके लक्षण भी सामने हैं और जिसके प्रिकॉशन भी सामने हैं, पालन हमको खुद से करना है। खुद से हम परिवार और सोसाइटी और उस हिसाब से देश और शहर मान लो करते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से आप भी पालन करें और औरों को भी उसके लिए पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो जरूरी नहीं है कि मास्क के लिए रसीदें फाड़े, क्योंकि हम यहाँ मानते नहीं हैं, इसी की वजह से ये कोरोना बढ़ रहा है। अगर हम इसका फॉलो करें तो निसंदेह कोरोना कुछ महीनों का मेहमान और है, फिर हम याद करेंगे इतिहास के पन्नों में कोरोना। जी, दर्शना बेन, आपसे मैं एक सवाल कि महिलाएं इस समय जो ये स्थिति है उसको कैसे इस स्थिति से निकल पाए और अपने ऊपर कैसे ज़्यादा ध्यान दे, कैसे निपटे? अभी देखा जाए अगर महिला की स्थिति, तो जो भी काम में स्टाफ कम किया गया है, तो सबसे पहले महिलाओं को बुलाकर मना किया गया है। महिला का स्टाफ कम करने में सिलेक्शन पहले है। और घर पर भी जो भी कोरोना की वजह से पिछले साल की फाइनेंशियल स्थिति बनी हुई है, तो उनको भी बजट में घर चलाने में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बट फिर भी ज़्यादा ज़रूरी वो है कि हम सुरक्षित हैं और स्वस्थ रहें। 1-2 साल का समय ऐसा है जो निकल जाएगा और फिर से हम एक साथ जुट के काम करेंगे और राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी सारी महिलाओं जो भी घर पे हैं, सिर्फ अपने फैमिली को और खुद को स्वस्थ बनाने में ही ध्यान रखें, खाने पीने में ध्यान रखें, बच्चों की हेल्थ के बारे में अवेयर रहे और जो भी बाहर का खाना है वो अवॉइड करें। मैदे वाली जो भी फ्रैंकी पास्ता वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड करें, उसमें ज़्यादा इम्यूनिटी यूज़ होती है। तो स्वस्थ खाएं और राष्ट्र को भी स्वस्थ बनाएं। जी, बहुत अच्छा। राजेश जी, एक सवाल, क्योंकि आप स्कूल व्यवसाय से जुड़े हुए हो, तो बच्चों के अभ्यास को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है इसमें। आपने करोड़ों पेरेंट का एक क्वेश्चन पूछा है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। जो पेरेंट ये चाहते थे कि बच्चा स्क्रीन से दूर रहे, अभी मजबूरी में उनको स्क्रीन देनी पड़ रही है मोबाइल, ताकि बच्चा पढ़ पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हमने कोई ज़माने में हम लोग कबूतर से चिट्ठी भेजते थे, आज हम मोबाइल से बात करते हैं। कोई टाइम हम लोग बैलगाड़ी में सफ़र करते थे, लेकिन आज अपने को मजबूरी में पेट्रोल डीजल की गाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो टाइम के साथ अपडेट होना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ये ऑफलाइन सॉल्यूशन आपको मिले, आप तुरंत कन्वर्ट हो जाइए ऑफलाइन के लिए। लेकिन जब तक यदि ऑनलाइन फैसिलिटी है तो उसका यूज़ करना चाहिए। और बच्चे कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और बच्चे देखिए, आने वाले टाइम में रूट पे कोई ज़माने में कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, फिर 10th-12th तक का हुआ, अब नीचे वाला लेवल और प्री प्राइमरी में भी ऑनलाइन चल रहा है। तो इसको पॉजिटिव लेके बच्चों को एंगेज रखना जरूरी है, क्योंकि बच्चे नीचे खेलने भी नहीं जा सकते और बच्चे पूरे दिन फ्री रहेंगे तो उनका पूरा उनका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्रोडक्टिव चीज में अंग्रेज है। और बहुत सारी ऐसे मटेरियल है, जैसे फ्लैश कार्ड है, होम स्कूलिंग किट है, जिसमें बच्चों को अपने अंगेज कर सकते हैं, तो स्क्रीन का टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। चलो, एससीपी साहब, आखिरी आपसे सवाल कि अभी जो कोरोना की स्थिति, इसमें घरेलू और आयुर्वेदिक क्या उपाय है जिससे कोरोना के सामने रक्षण दे सके? सबसे अच्छा तरीका तो जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करना है। हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ संक्रमण का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी और जगह गाँवों की अनुपात में बहुत कम है।
तो सबसे पहले तो हमें अपने घर में अपने अपने घर में घर के जो वडील हैं वो निर्धारित करें कि बाहर निकलते ही वो लोग गाइडलाइन का है ना पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोते रहेंगे और ये प्रयोग करेंगे और दूसरों से करवाएंगे तो बहुत जल्दी से अपने आसपास का एनवायरनमेंट है वो हाइजीनिक और सेव कर पाएंगे। दूसरी बात ये रही है कि देखने में ऐसा आया है कि गत वर्ष का मेरा अनुभव है कि हमारे साथ जो 300 से ज़्यादा स्वयंसेवक काम कर रहे थे उसके लिए एक गाइडलाइन बनाई गई थी कि हमें कैसे बचना है। तो उसमें हम मास्क सैनिटाइजर तो यूज़ करते ही थे, लेकिन उसके अलावा एक लेमन टी बोलते हैं उसको, ऐसा एक काढ़ा हम लोगों ने ईजाद किया था। ईजाद क्या किया था, आयुर्वेद में से ढूंढ के और घर में बनाया था कि जिसके अंदर करना कुछ नहीं होता है, चाय की पत्ती, काली मिर्च, अदरक और गुड़, इसको उकाला जाता है। उसके बाद इसके अंदर आप गुड़ नहीं तो आप हनी भी ऐड कर सकते हो, है ना, और ये बन जाता है तो उसके अंदर थोड़ा नींबू उसमें गार लेना है। ये अक्सर दवा है गले की, साइनस की, इसमें से आपको बहुत अच्छे फायदे होते हैं और 300 जनों में से हम लोगों ने ये उपाय करते रहे तो मेरे हिसाब से तो किसी को, हमारे 300 में से किसी को पॉजिटिव नहीं आया था, एक रिकॉर्ड था। तो उसी तरह इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। अभी दूसरा क्या करना चाहिए कि आपको यदि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि साइनसाइटिस है और आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रही है, ऐसे संजोग हैं कि आपको सारवार नहीं मिल रही है, तो एक उपाय और कर सकते हैं आप कि नींबू की बूंदे 3-3 आप दोनों नाक में डाल सकते हैं। तो जो तात्कालिक प्राथमिक उपचार के रूप में वो बहुत ही कारगर है। उसमें जो कोरोना का जंक्शन, जो पूरा नाक बंद ऐसा होना होता है, वो तुरंत ही साफ होके और आपका विंड पाइप है ना वो क्लियर हो जाती है और आपका श्वास लेना जो है वो आप में हिम्मत आ जाती है सामना करने की। तो एक प्राथमिक उपचार के रूप में वो बेहद ही कारगर चीज़ है वो। तीसरी बात ये है कि हमारे घर में हम घुसे रहेंगे, पड़े रहेंगे तो हमारे शरीर में पसीना नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का जो टॉक्सिन है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होनी है। इसलिए नीचे उतरने से ना डरें, सुरक्षित वातावरण के अंदर अपने बच्चों को लेकर खेल कूद की प्रवृत्ति करें, साइकिलिंग करने जाएं, वॉकिंग करने जाएं, जो समय आपको फ्री में दिया गया उस समय उसका है ना अच्छा उपयोग करें और दिन में एक आध बार आपको अच्छे से पसीना हो ऐसी कोई भी प्रवृत्ति करें। इससे आपके शरीर का यूरिया और आपके शरीर का टॉक्सिन और जो गंदगी है उसका लोड सीधा आपकी किडनी पे नहीं आएगा, आपके गोल ब्लैडर पे नहीं आएगा, है ना, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर नहीं आएगा। लेकिन ऐसे घन कचरा जो है, सॉलिड वेस्ट जिसको बोलते हैं, ये आप अपने जो छिद्रों द्वारा पसीने के मार्फत आप बहाएंगे। ऐसे एक नहीं सारे उपाय करके ही हम बचेंगे इससे, है ना। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही जो वैक्सीन की मुहिम है उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हमारे आसपास जो डॉक्टर और समाज सेवी संस्थाएं हैं वो इतनी अपनी जान खतरे में डाल के और हमारी सेवा करती हैं, हमें मदद करना चाहती हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस और डॉक्टर, सफाई कर्मी, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है ना, अपनी जान की परवाह किए बगैर लगे हुए हैं। तो हमारी फर्ज बनती है कि आप पुलिस को, डॉक्टर को, सफाई कर्मी को आदर से देखें, आते जाते जब आपको वो नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करें। उनका भी परिवार है, वो भी अपना सुरक्षा को खतरे में डाल के रोड पे खड़े होते हैं, तो जितना हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे उतना ही वो हमें कोऑपरेट करेंगे। आगे अरुण भाई ने बताया कि मास्क आप पहनते हो तो रुपया कहाँ देना है, तो आप मास्क क्यों नहीं पहनते हो, आप मास्क पहनिए, है ना। आप अपने जो दिन का जो टाइम है, कर्फ्यू टाइम है ना, आप फंसिए मत। इस तरीके से प्लान कीजिए कि जो काम है ना, सवेरे 2 घंटा जल्दी जाइए, अपने ऑफिस का काम निपटाइए, घर और ऑफिस से 2 घंटा जल्दी निकलिए घर जाने के लिए। आप पहुंच जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप भीड़ में नहीं फंसेंगे, आपको डर नहीं भरना है, आपको है ना किसी तरीके से लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तो मेरी सलाह ऐसा है कि सारे उपाय जो यहाँ पे जो विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने अपना अपना जो भी सूचन दिए हैं बहुत ही कीमती और उपयोगी हैं, और हमें चाहिए कि हम ये सारी चीज़ों को सुने और ध्यान से उसको अमल करें अपनी ज़िंदगी में, तो निहायत सी सुरक्षित तरीके से हम इस सुरक्षा के सामने सुरक्षित रह सकते हैं, कोरोना के सामने, और उसको हम 100% हरा सकते हैं आने वाले दिनों में। ये हाँ, ये मेरा गारंटी है और मैं ये भरोसा देता हूँ
कि एक दिन हम जीतेंगे। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहोगे, खास करके क्योंकि पिछली बार यदि असल में कहा जाए तो कोरोना योद्धा आप थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि किसी ने सूरत सिटी में यदि गरीबों की बात हो या पब्लिक अवेयरनेस की बात हो या फिर पुलिस का जो काम था उसको भी भली भांति आपने किया, और उसको साथ में लेके आज की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सूरत शहर के और देश दुनिया के सभी लोगों को आप हमारे चैनल से माध्यम से क्या संदेश देना? मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि मुझे लेबल दिया गया है, लेकिन वो एक संयुक्त प्रयास था, एक सफल संयुक्त प्रयास था, और हमारे साथ जुड़े सारे स्वयंसेवक मित्र और स्वयंसेवी संस्थाएं और छोटे से लेकर बड़े जिन जिन लोगों ने उसमें योगदान दिया, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आज 1 साल बीत जाने के बाद भी उस चीज़ को लोग याद करते हैं, और किस तरीके से इतना अच्छा काम किया गया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तो उसमें मेरे को साथ देने वाले, मेरे में भरोसा करने वाले सारे स्वयंसेवी मित्र, संस्थाएं, और जो दाता, सबसे बड़े तो दाता जिनको हमें भरोसा था हमारे पर, उन लोगों ने जिस प्रकार से दान का प्रवाह बहाया, जो अनाज के स्वरूप में, खाने के स्वरूप में, किट के स्वरूप में था, तो उनका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और हम लोग अभी भी जुटे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि एक बार फिर आओ मिलें, हाथ से हाथ मिलाएं और मिलके ये कोरोना संक्रमण का सामना करें, हमारी समाज को इससे बचाएं। और मुझे पक्का विश्वास है कि यदि हम हाथ मिलाएंगे, एक साथ जुट हो जाएंगे फिर से, तो हम इस समाज के दुश्मन को हम हरा के रहेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।